घंटे के लिए बोले इनको बैठाओ यहां। सोचिए, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश की हिफाजत की जिम्मेदारी, उस गृह विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी डिटेन हो गया हाईकोर्ट में। अब उनसे पूछिए, ये श्रीवास्तव साहब जो हैं, इनके बस का रोग है क्या ये रामवीर उपाध्याय की प्रार्थना पत्र के निस्तारण का? है क्या? नहीं है, मैं जानता हूं, नहीं है इनके बस का। ये है समस्या की जड़। समस्या यहां पर है, जो लोग आपको टेलीफोन पर निर्देश देते हैं ना हरदेव जी, आपकी मजबूरी यह है कि आप दो पार्टों के बीच पिस जाते हैं। इधर अदालत की डांट खाते हैं, उधर पॉलिटिकल बॉस की डांट खाते हैं। यहां पर समस्या है। मैं कहां ये चर्चा कर रहा हूं कि किसी की छुट्टी का मुकदमा चल रहा है हाईकोर्ट में, किसी के वेतन में कोई विसंगति है, उसने मुकदमा दाखिल कर दिया, उनकी तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उन मुकदमों की जिन्होंने उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को हिला के रख दिया, उनकी बात कर रहा हूं। अदालत कहती है नियुक्त सचिव को 2 साल की सजा, सरकार कहती है कि नहीं हमारा नियुक्त सचिव यही रहेगा, तो टकराव नहीं होगा? टकराव तो होगा ना। तो यह भी एक बड़ा कारण है। और जब अधिकारी पॉलिटिकल शेल्टर पा जाते हैं, इसमें 2 तरह की प्रजातियां हैं। एक तो अधिकारी चाहे भी तो पॉलिटिकल मामलों में अपने बॉसेस की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता, अदालत कुछ कहती रहे, अदालत को भी झेलना और पॉलिटिकल बॉस को भी झेलना, यह नियति हो गई उसकी। और दूसरे फिर वो अधिकारी हैं जो पॉलिटिकल बॉसेस के साथ अलाइनमेंट कर लेते हैं। फेविकोल का जोड़, मजबूत जोड़ नहीं छूटेगा जी। तब वो संविधान और प्रोटोकॉल और नियमावली और परनियमावली सबको किनारे रख देते हैं। तब वो कहते खाता ना वही जो सरकार कहे वही सही। ये जो 2 स्थितियां हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को पंगु बना दिया। इन्होंने लोगों को कह दिया कि तहसील दिवस पे भी जाके सो जाओ। ये दिक्कत है, क्योंकि जब आदमी जान ले कि भाई मेरा तारनहार लखनऊ में बैठा है, तो वो क्यों जगेगा तहसील दिवस पर? कलेक्टर क्यों मिलेगा दफ्तर में? कप्तान क्यों मिलेगा दफ्तर में? ये समस्या है, ये समस्या है। और मैं हमेशा बार बार एक बात कहता हूं, पुल बनने में समय लगता है, यूनिवर्सिटी बनने में समय लगता है, पावर स्टेशन बनने में समय लगता है, लेकिन नौकरशाही तो चार्ज लेने के 1 महीने के भीतर दुरुस्त हो जाती है। बोलूं, मेरे अपने अनुभव और भिन्न हैं, मैं क्या कुछ पर कुछ बोलूं? जी जी बिल्कुल बोलिए। देखिए, ऐसा है, 2 तरह की जो स्थितियां बताई, एक तीसरे तरह की स्थिति भी है। जो नौकरशाह है, अगर ईमानदारी से अपना काम करना चाहे तो कोई राजनैतिक हस्तक्षेप संभव नहीं रहता। जहां तक जिस मामले में प्रमुख सचिव गृह कोर्ट के सामने जैसा कहा जाता है कि उनकी बेइज्जती हुई और जो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है उसके निस्तारण में विलंब क्यों हुआ, निस्तारण चाहे यस हो या नो, चाहे उसको रिजेक्ट किया जाए या स्वीकार किया जाए, अगर स्वीकार नहीं किया जाता तो उसको कारण बताते हुए अगर समय से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं रहती, न्यायालय भी सुनती है। जब तर्क दिया जाता है तो सुना जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब हमारा नौकरशाह अपने आप को बांट लेता है। जैसा आपने बताया 2 तरह का बांट लेता है। पहला तो ये कि वो अपने हित में, अपने स्वार्थ सिद्धि में बंटता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड हो जाता है, बड़ी समस्या पैदा होती है, उसको पद, बड़े बड़े पद उसी अलाइनमेंट के कारण मिलते हैं, हरदेव जी, संबद्धता के कारण मिलने लगते हैं। हरदेव सिंह जी, मैंने देखा इसी उत्तर प्रदेश में एक दरोगा जिले में ऐसा होता है जिस पर कप्तान का हुक्म नहीं चलता। एक सीओ ऐसा होता है जिस पर डीआईजी का हुक्म नहीं चलता। मैंने देखा, आज भी देख रहा हूं। आपको मैं बताऊं, एक मैं प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आपके सामने हूं। मैं आपको जानता हूं, लेकिन कितने बाबा हरदेव सिंह हैं? एसपी को तो जाने दीजिए। अगर मैं एडीएम सिटी कहीं रहा हूं तो दरोगा वहां का यशो, वहां का इंस्पेक्टर एडीएम सिटी के निर्देशों पर चला करता था। ऐसा नहीं है। अगर ईमानदारी से 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो ईमानदारी, आर्थिक ईमानदारी,
पहली होनी चाहिए। आर्थिक ईमानदारी भी पूरी ईमानदारी नहीं होती। अच्छी बात। दूसरी ईमानदारी होती बहुत अच्छी है बात कह रहे हैं। कठिन परिश्रम की ईमानदारी। महीने भर जितना वेतन मिलता है उतना महीने भर काम करने के बाद अगर हमें मिलता है तो ये दो जो सूत्र हैं ये ईमानदारी या उत्तमार्जन का सबूत है। लेकिन एक तीसरी और समस्या होती है। एक तीसरी समस्या जो है वो जो क्या कहते हैं डिसऑनेस्टी है, वो एक तीसरी तरह की है। एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात की जाती है। अगर दो मामले आए हैं हमारे पास ए बी का और हम परीक्षण करने के बाद ये समझ गए हैं कि ए डिजर्व करता है वो लाभ पाने का और हमारे ऊपर दबाव आने पर हमने बी को लाभ दे दिया, तो और जस्टिफाई भी कर देते हैं अगर ऊपर वाला पूछता है कि बी को लाभ इसलिए दिया कि वो डिजर्व कर रहा था, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि ये डिजर्व कर रहा है। जहां इसका भी एब्सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जब होती है तब आदमी निर्णय लेता है तो कोई उसका कोई सामना नहीं कर पाता। हरदेव जी, आपकी बात सैद्धांतिक तौर पर बहुत अच्छी है, उसका सम्मान होना चाहिए, है ना? ये देश व्यवहारिक हरदेव जी सुनिए, अरे सुनिए, ये सैद्धांतिक नहीं है। अरे भाई बात तो सुनिए ना, मैं कर रहा हूं, बात तो सुनिए ना, तभी तो चर्चा आगे बढ़ेगी, सुनेंगे हम लोग। हाँ, सुन रहा जिस फैक्ट्री से पूरे देश के लिए आईएएस निकलता है, आईपीएस निकलता है, एक ही फैक्ट्री है हिंदुस्तान में, गली गली मोहल्ले मोहल्ले तो फैक्ट्री खुली नहीं। उसी फैक्ट्री से निकला हुआ नौजवान जब महाराष्ट्र जाता है, केरला जाता है, तमिलनाडु जाता है, आंध्रा जाता है, तो परिणाम देता हमको दिखता गुजरात में दिखता, और लालू के राज को छोड़ दीजिए तो नीतीश के यहां दिखता है। अब वही कलेक्टर और कप्तान और एडीएम और एसडीएम उत्तर प्रदेश में वो आके सिक्का खोटा क्यों हो जाता है, उसका डीएनए कैसे बदल जाता है, ये सवाल है ना। उत्तर प्रदेश सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में जब एक ही फैक्ट्री से एक ही साइंटिफिकली आदमी निकल के आया, वो तमिलनाडु में तैनात है तो रिजल्ट दे रहा, गुजरात में तैनात है तो जीडीपी बढ़ा रहा, और उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो लूट खा रहा है। तो आखिर मुझे समझना पड़ेगा ना कि इसके पीछे का गणित। एक बात रखना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं। देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी है अगर ये तय कर ले, हम लोगों ने एक बार बैठक किया था, हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी के साथ भी बैठक किया था। अगर इस प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी तय कर ले कि सही काम होगा, गलत काम नहीं होगा, तो मेरा दावा था कि इस उत्तर प्रदेश में 6 महीने के अंदर करप्शन मिनिमाइज हो जाएगा, 80% करप्शन समाप्त हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं हुआ वो मैं बता रहा हूं। आपने जो कहा अच्छा था, लेकिन हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ वो मैं बता रहा हूं। नहीं, ब्यूरोक्रेसी स्वयं नहीं तय कर पा रही, इच्छा शक्ति जिस दिन आ जाएगी उस दिन तय कर लेगी वो। अगर स्थानांतरण से न परेशान मनोज जी, ठीक है हरदेव जी, मनोज जी, जो कलेक्टर, जो आईएएस अधिकारी, जो आईपीएस अधिकारी गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्रा में परिणाम देता है, दिल्ली में देता है, वही आप जब बलिया, देवरिया, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, गरौठा में तैनात होता है तो नकारा कैसे हो जाता है, उसका डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाता है। जी, और यही अधिकारी जब ड्यूटेशन में दिल्ली आते हैं, कहीं और जाते हैं, तब भी अच्छा करते हैं, लेकिन यूपी की सीमा में अच्छा नहीं कर पाते। नहीं, देखिए, उसी अधिकारी को बुला करके ये पूछना होगा, और उन अधिकारियों को भी जो महाराष्ट्र में, केरला में, आंध्र प्रदेश में नियुक्त हैं, उनसे भी पूछना पड़ेगा। इसका सही उत्तर तो वही दे सकते हैं, और डीएनए टेस्ट भी उन्हीं का कराना पड़ेगा। जब उन्हीं दोनों का डीएनए टेस्ट होगा तभी परिणाम आ पाएगा। इसलिए कि हम ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश हमारा यहाँ करप्शन है, कोई करप्शन का अड्डा है कि आने के बाद हम उसको करप्ट बना देते हैं। आपकी बात बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी बात बड़े भाई ने कहा, ज्ञोति जी ने, कि वो एक ही जगह से वो सारी मनोज भाई, एक निवेदन करूं, एक आपने जो सवाल पूछा ना कि उनसे पूछो, उनसे पूछने की जरूरत नहीं। मेरी बात से बाबा हरदेव सिंह सहमत होंगे, ईमानदारी से कह रहा हूं, एक ही बिहार, एक ही नक्शा, वही जनसंख्या, वही समस्याएं। 15 बरस बिहार रसातल में रहा, 15 बरस मैंने कम से कम 8 बार बिहार पांव नापा होगा उन 15 बरस में, और 3 बार देखा नीतीश के राज में बिहार। रात में 12 बजे मैंने चंपारण में, सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में खड़े होकर पान खाया। 11 बजे रात में गुमटी खुली मिली चाय की, या 7 बजे पटना सो जाता था।
मैंने वो तो आखिर वो केवल एक सरकार मुख्यमंत्री बदला तो अधिकारी कैसे बदल गए, ये सवाल है। तो अधिकारियों से पूछूं या पॉलिटिकल जमात से पूछूं? अग्निहोत्री जी, दोनों से पूछना पड़ेगा। ये सही है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तय कर ले, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय कर ले कि अब बेईमानी नहीं होगी, सारे लोग काम करेंगे, तो निश्चित ही बहुत बड़ा बदलाव दिखाई पड़ेगा। आपको एक बात और बता दूं, ये ग्रीवांस, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम अगर सही ढंग से लागू कर दिया जाए, लोगों की समस्याओं का निराकरण जिले स्तर पर होने लगे, तहसील स्तर पर होने लगे, थानों के स्तर पर होने लगे, तो जनता चिल्लाने लगेगी कि हाँ, शासन में बदलाव आ गया है, प्रशासन में बदलाव आ गया है। ये आप सही कह रहे हैं कि समस्या बहुत खराब हो चुकी है। रीढ़ की हड्डी ब्यूरोक्रेसी की तोड़ दी गई है और वो घुटनों के बल नहीं खिसक रहा है, पेट के बल सरक रहा है। अगर ईमानदार पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तय कर ले कि अब इसको चलाएंगे, ये दौड़ेगी ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी दौड़ने लगेगी, मेरा विश्वास है। तो दोनों स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी तय करे कि बेईमानी समाप्त की जाएगी और काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, सही मायनों में बर्दाश्त नहीं होगी, तो ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी। जहां आपने उदाहरण दिया है, वहां से भी ज्यादा अच्छा उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी काम कर सकती है, लेकिन दोनों स्तरों पर, दोनों स्तरों पर तय करना पड़ेगा। मैं मेरे अंदर एक कमी है, मैं अकादमिक बात या सैद्धांतिक बात से नहीं, मैं तो जो आंखें देखता हूं वो उतना बात पे जनता से बात करता हूं। नारायण दत्त तिवारी के बाद, नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश में हम लोग जिस पीढ़ी के हैं, उस पीढ़ी में आखिरी मुख्यमंत्री थे जहां विजन के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुछ चीजें डेवलप हुई जो आज पेड़ फल दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार के खर्चे और ट्रेजरी अगर लबालब भरती है तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा से इतना भरती है। किसने बनाया? उसके बाद वो विजन क्यों नहीं दिखा? हर पार्टी की सरकार रह गई। अधिकारी तो उसी फैक्ट्री से आए। नारायण दत्त तिवारी अगर नोएडा बनवा सकते हैं, ग्रेटर नोएडा बनवा सकते हैं 70 के दशक में, तो ये काम 80 में क्यों नहीं हुआ जो मुख्यमंत्री हुए? 90 में कोई दूसरा नोएडा क्यों नहीं बना? 2000 में क्यों नहीं बना? 2010 में क्यों नहीं बना? ये सवाल उठता है। ब्यूरोक्रेसी सिर्फ घोड़ा है हरदेव जी। घोड़ा ये तय नहीं करता कि गाजियाबाद जाना है या गाजीपुर जाना है। ये उस पर बैठा सवाल बताएगा कि आपको गाजियाबाद जाना है या गाजीपुर जाना है। ब्यूरोक्रेसी आदमी होता है, घोड़ा जानवर होता है। आदमी अपने से तय करता है कि हमें कैसे चलना है। मैं आपको अग्निहोत्री जी ये भी बताऊं कि मैं भी इसी ब्यूरोक्रेसी में रहा हूं और 4 नगर निगमों में मैं नगर आयुक्त रहा हूं। मुझे और पता है तस्वीर बदल जाती थी 6 महीने में। ऐसा नहीं है। अगर ब्यूरोक्रेसी तय कर लेगी तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को भी आना पड़ेगा सामने, उसको भी अपने में सुधार लाना पड़ेगा। और अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तय कर ले कि नहीं सुधार लाना है तो ब्यूरोक्रेसी में भी सुधार लाना पड़ेगा। दोनों बातों से सहमत हूं बाबा साहब, मैं दोनों बातों से सहमत हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जहां तक आपने नोएडा की बात कही, ग्रेटर नोएडा की बात कही है, जो समय जब चालू किए गए उस समय बहुत कमियां थी, अभाव था। अब हर जनपदों में मकान बनने की मकान बनाने की रफ्तार बहुत तेज हुई है और ग्रेटर नोएडा जो बढ़ा है वो दिल्ली के करीब होने के कारण, गाजियाबाद में जो डेवलपमेंट हुआ है वो दिल्ली के नजदीक होने के कारण हुआ है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत ऐसी बिल्डिंग बनाई थी जो 10-15 साल तक बिकी ही नहीं, लेकिन जैसे विस्तार होना, जैसे कंजेशन शुरू हुआ दिल्ली में, गाजियाबाद की बहस भटक रही है, बड़ी तेजी बहस भटक रही है। जीडीए के कामकाज पर मैं बहस नहीं रखा हूं, बहुत छोटा सा फैक्टर है जीडीए उत्तर प्रदेश के पूरे बड़े फलक में, उसके लिए बहस नहीं कर रहा मैं सवाल उठा रहा हूं बिजली का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा। मैं सवाल उठा रहा हूं बिजली का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा। मौलिक समस्याएं हल नहीं हुई। मौलिक समस्याएं, आजादी के 65 वर्ष हो गए, उत्तर प्रदेश मैंने भी घूमा है, आपने अधिकारी रह के घूमा होगा, मैंने 25 वर्ष उत्तर प्रदेश घूमा है, नहीं, जिले गांव शहर खेत। मैं जानता हूं तस्वीर कहां है। मनोज पांडे जी जानते हैं उत्तर प्रदेश अभी कहां है। पूरब में जाइए, देखिए क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की। ये नोएडा और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा क्या? जनसंख्या का घनत्व तो पूरब में है, देखिए वहां लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, क्या दुर्दशा है।
ये सच है कि पब्लिक की अपेक्षाओं पर सरकारें नहीं उतर पा रही हैं और इसका कारण खोजना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये कौन खोजेगा? 65 बरस बाद पानी नहीं, खोजेगी। 65 बरस बाद पीने को पानी नहीं, जलाने को बिजली नहीं, चलने को सड़क नहीं,